हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर और इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स जैसे कि इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसके यूजेस क्या होते हैं, कमर्शियल मोटर क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है? अगर आपको जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और ये जो मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं ये आपको एज इट इज एग्जाम में आप इनको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे एनसीईआरटी पर्पज से ही इनको बनाया हुआ है। तो आप ये लोग, इसीलिए मैं आपको लाइन टू लाइन भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको एज इट इज याद भी रख पाएं और एग्जाम में इस तरीके से लिख भी पाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। ये क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? देखिए, जैसे कि आपके घर का फैन है, ठीक है, तो घर का फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, मतलब अपन इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और ये क्या करता है, घूमता है, रोटेट होने लगता है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशन में, मतलब कि एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी लेती हो और उसके बाद में वो आपको रोटेट होके कोई दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती हो, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं मोटर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ये क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर कॉइल कौन सी अपने पास में? ये वाली, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको क्या अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? ये एन और ये एस, ये एन पोल है और ये एस पोल है। जब आप एन पोल और एस पोल को इस तरीके से रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से वो बिल्कुल सीधी सीधी जाएंगी, जैसे डायग्राम में मैंने बता रखा है, ये वाली लाइन जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। एंड करंट इज पासेज थ्रू इट। जब इसमें से करंट पास करवाओगे, किसमें से? इस कॉइल में से। मतलब अपन ने क्या करा, एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और इस कॉइल में से करंट पास करवा रहे हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूअसली। तो इस कॉइल के ऊपर क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि कपल ऑफ फोर्स। जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करेंगे तो वो क्या होने लगेगी, रोटेट होने लगेगी। तो सेम प्रिंसिपल इसका भी यही होता है। तो अपने को प्रिंसिपल में ये चीज लिखनी है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पासेस थ्रू इट, two equal and opposite forces act on the coil which rotates it continuously। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब इसमें अपने को देखना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, यहां तक तो दोनों चीजें तो सिंपल है। बच्चों को मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है आप लोगों की, जैसे इसका कंस्ट्रक्शन लिखने में प्लस इसकी वर्किंग समझने में। तो ये दोनों चीजों पर अपन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में अपने को क्या चीज कैसी होती है और वर्किंग इसकी कैसे करेगा। तो देखिए, पहला है अपने पास में कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो है ना आपके पास में A B C D, इसको क्या करते हैं कि इंसुलेटेड वायर से आपने रैप कर दिया। तो ये जो कॉइल होती है इसको अपन बोलते हैं आर्मेचर। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि A B C D ये जो कॉइल है अपने पास में ये कहलाती है आर्मेचर, ठीक है। अब सेकेंड है अपने पास में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या अपने पास में यहाँ पे देखिए N और S। ये क्या करा अपन ने कि दोनों पोल्स लगा दिए मैग्नेट के, इस तरफ और इस तरफ। तो ये और ये दोनों मिला के क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और इसी को अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, AB और CD, AB जो है इससे और CD जो है इससे, ये दोनों क्या है मैग्नेटिक फील्ड में और ये दोनों परपेंडिकुलर है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, जिससे मैं इसको रफ कर देता हूं। ये देखिए, ये जो मैग्नेट अपना ये वाला और ये इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। और ये भी अगर ये इसे ऐसे जाएगा सीधा तो ये भी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। अब स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर क्या होता है? ये जैसे आपके पास में ये जो है ना ये वाला, इस एक सेकंड ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ अ मेटालिक रिंग, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द हाफ्स P, ये वाला P जो डायग्राम में है वो, एंड Q ऑफ द स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर। ये क्या करते हैं कि करंट को रिवर्स करते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है ये वाला ये P है और ये Q है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इनको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर, ये वाली चीज। और ये है आपके पास में ब्रश X और Y, ये यहीं तक है ब्रश, ये यहां तक सिर्फ है ना। ये वाली जो है ये रिंग है आपके पास में P और ये है आपके पास स्प्लिट रिंग Q, और इसके बीच में ये छोटा सा गैप होता है, ये वाला जो पोर्शन है
ये आपका गैप होता है, ठीक है। ये दोनों टच में नहीं रहते। सेम गैप नीचे भी इस तरीके में, यहाँ पे भी इसके नीचे भी गैप होगा। ये आपके पास में एक्स ब्रश हो गया, ये आपके पास में वाई ब्रश हो गया, और ये ब्रश क्या है, इस रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला ब्रश जैसे इस रिंग से कनेक्टेड रहता है, और जब ये पूरा रोटेट होगा, ये कॉइल रोटेट होगी, तो कॉइल के साथ में पी रिंग और क्यू रिंग दोनों रोटेट होती है, बट ब्रश रोटेट नहीं होता। आप इसको ये समझ सकते हो, ये पूरा ऐसे ऐसे रोटेट होगा, लेकिन ब्रश अपनी जगह पे ही रहेगा, ये इन चीजों से टच होता रहता है। ये मैं आपको वर्किंग में एक बार समझा दूंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिंग क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब अपने पास में ब्रशेस, जैसे मैंने आपको भी बताया, 2 कार्बन ब्रशेस X and Y press against the commutator. The function of the brushes is to make contact between commutator, split rings P and Q and टर्मिनल बैटरी। मतलब ये जो है आपका इससे रिंग से और बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है कि करंट को पास करवाने की ये करता है। जैसे यहां से अगर मान लो बैटरी आपके पास में, बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया और इधर से आपने इस रिंग को जोड़ दिया, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो P आपके पास में रिंग दिख रही है, इससे टच है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करवा देगा, और इसकी वजह से इसमें पूरा आपका करंट चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स ब्रश P रिंग से कनेक्टेड है अभी इनिशियल पोजीशन पे, और वाई ब्रश Q से कनेक्टेड है इनिशियल पोजीशन पे, राइट, ओके। अगले है अपने पास में बैटरी। इट इज कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस X एंड Y. इट सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर कॉइल। ये अपने को पता ही है कि बैटरी क्या काम करती है। जो आपकी बैटरी है ये आपका X और Y दोनों से कनेक्टेड है, जो कि इस पूरे सिस्टम के अंदर करंट फ्लो करवाने का काम करेगी, राइट। तो ये अपने पास में इसके कंस्ट्रक्शन के 5 पार्ट्स होते हैं, तो आपको पांचों ही ध्यान रखने हैं। पहला होता है आर्मेचर कॉइल, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तीसरा होता है स्प्लिट रिंग्स टाइप कम्यूटेटर, चौथा होता है ब्रश, और पांचवा होता है बैटरी। ये सारे अपने टोटल मेन फंक्शंस, इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इसकी वर्किंग समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आप चाहें तो उसको एज इट इज ना लिखते हुए इसको पूरा वर्किंग समझ लीजिए, और अपने मन से आप पॉइंट्स बना के उनको लिख सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेमिंग हो आपकी आंसर की, जो फ्रेमिंग करो वो टेक्निकल रहे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है अपने पास में, let coil ABCD in horizontal position. When the key is closed, the current flows in the coil ABCD through brush X and flow back to the battery through the brush Y wiring Q. It means कि अभी देखिए इनिशियल पोजीशन पे ABCD ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल अपने को दिख भी रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसा, और अगर वर्टिकल होगा तो ये बिल्कुल आपकी ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास में हॉरिजॉन्टल है, तो ABCD हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, करेक्ट। और अपन ने क्या करा कि जब करंट फ्लो करवाना शुरू करा, मतलब कि जो स्विच है उसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ पे जो की है उसको आपने लगा दिया, तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट कैसे होगा, यहां से जाएगा ऐसे एक्स के अंदर जाएगा, एक्स से आपका इस AB के अंदर जाएगा, एंड देन BC में, फिर CD में, और फिर ऐसे होता हुआ ये Q के थ्रू, मतलब पहले Q पे टच होगा और ये Y पे चला जाएगा, और देन वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये पूरे करंट का इनिशियली फ्लो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट अपना ये है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन द साइड AB ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A to B, एंड इन द साइड CD of the coil, the direction of current from C to D. The direction of magnetic field is from N pole of the magnet to its S pole. ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बताया मैंने कि जो करंट फ्लो होगा ये X से होते हुए इस तरफ, X से होते हुए आपका AB में जाएगा, पहले AB में, फिर देन BC में, और फिर CD में, ठीक है। तो इस तरफ जो साइड में फ्लो हो रहा है वो करंट हो रहा है AB डायरेक्शन, मतलब A से B की तरफ जा रहा है, और इस वाली जो रो है ये वाली, इसमें C से D की तरफ जा रहा है। और जो मैग्नेटिक पोल है, जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये अपना N to S है, मतलब इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड देखते हैं। नो फोर्स एक्ट्स ऑन आर्म BC एंड AD एज दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड in the direction of N pole to S pole. For arms AB and CD, by applying Fleming's left hand rule, we find that the force acting on arm AB pushes it downward, while the force acting on arm CD pushes it upward. This makes the coil ABCD rotates in anti-clockwise direction. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अपन डायग्राम में फिर से देखते हैं। जो AB कोइल है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और जो CD कोइल है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हो गए। अपन ने डेफिनेशन में यही पढ़ा था, इसके जो प्रिंसिपल था इसमें कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने लगती है, रोटेट करने लगती है। देखिए ये दो फोर्सेस तो हो गए। अब बात आती है BC की और AD की। तो BC और AD के ऊपर फोर्स क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में ऐसे है और BC भी साइड ऐसे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसी के पैरेलल हो गया,
ठीक है। तो इस केस में इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब होता है तब उसका फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो फोर्स लगेगा वो ए बी और सी डी के ऊपर लगेगा। तो ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और सी डी के ऊपर जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखें, जैसे कि ऊपर है अपने पास में ये वाला, अगर अपन ने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपन ने 4 फिंगर को रख दिया और करंट के डायरेक्शन में अपन ने मिडिल फिंगर को रख दिया, तो अपना जो अंगूठा आएगा, अपना जो थंब आएगा, वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर अपन अप्लाई करें तो अपना जो ये वाला जो फिंगर है 4 फिंगर को क्या करेंगे, अपन इस डायरेक्शन में रखेंगे। ये अपना हो गया 4 फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब उसके बाद में करंट का डायरेक्शन किधर रखना है अपने को, उस तरफ आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इधर आपका करंट है। इट मीन्स ऐसे आपका करंट जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका बी, ये आपका आई। तो जो आई आपका जो अंगूठा होगा वो क्या होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आएगा। आप चाहें तो एक बार अपने हाथ को उस तरीके से करके देखिएगा कि मिडिल फिंगर को आप सामने की तरफ कर दो, इस तरफ कर दो बिल्कुल सीधा, और जो आपकी 4 फिंगर है वो इस डायरेक्शन में कर दो, तो ऑटोमेटिक आपका थंब जो है वो नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा। आप चाहें तो अभी करके देख सकते हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा। तो सेम तरीके से सीडी के अंदर भी ये चीज करेंगे। सीडी में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस तरफ, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है इधर। अभी इसके अंदर ऐसे हो रहा है, मतलब सीधा हो रहा है, एबी के अंदर सीधा हो रहा है, और सीडी के अंदर इस तरफ हो रहा है, इधर से आ रहा है। तो आप इसमें भी करके देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो इसके ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट करने लगेंगे, और इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये अपना हो गया थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ। While rotating, when the coil reached vertical position, then the brushes will touch the gap between the two commutator rings and the current of the coil is cut off. But the coil does not stop rotating because it has already gained momentum due to which it goes beyond the vertical position. देखिए इसमें क्या होता है कि इसने अभी फोर्स लगा इसके ऊपर नीचे की तरफ और इस पे लगा ऊपर की तरफ, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो रिंग्स है अपने पास में P एंड Q, इनके बीच में छोटा सा गैप है। तो ये जब रिंग मूव होगी ना, थोड़ी सी, ये थोड़ी सी आगे आके यहां तक आएगी, तो ये जो गैप है आपका, ये वाला गैप इस ब्रश के पास में आ जाएगा, क्योंकि ये रिंग्स भी घूम रही है, ठीक है। तो ये वाला जो गैप है ये इस ब्रश के जस्ट सामने हो जाएगा जब वर्टिकल पोजीशन पे होगी ये, मतलब अभी क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थोड़ी सी मूव होगी। तो आप इसको इमेजिन करके देखिए कि जब थोड़ी सी मूव होगी तो ये वाला जो हिस्सा है ये ब्रश के इस एक्स के पास में आ जाएगा। ये जो डिब्बा सा बना हुआ है ना, ये वाला इसके पास में आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये टच नहीं हो रहा है, इससे टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब भी ये मोटर क्या होगी, घूमती रहेगी। ये वाला जो आपका कॉइल है ये घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा कि मोमेंटम गेन कर लिया। और अपने को ये चीज पता है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, इनर्शिया होता है इसके अंदर। अगर एक बार इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या करेगी कि उस मोमेंटम की वजह से फिर भी घूमती रहेगी और एक हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, मतलब और आगे तक घूम जाएगी। तो फोर्थ वाले पॉइंट में अपने को इतना ही है कि ये जो खाली वाली जगह है, जो गैप है, ये इस ब्रश के सामने आ जाएगा और जो करंट का फ्लो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मोटर घूमती रहेगी, क्योंकि इनर्शिया बोल सकते हो या मोमेंटम बोल सकते हो। इनर्शिया के स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे आप मोमेंटम का यूज करिएगा, बेटर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट अपने पास में, आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, रिंग Q makes contact with the brush X and ring P with brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and flow along the path DCBA. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाफ रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब ये पूरी घूम जाएगी इस तरफ से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इधर ही होता है, ये इधर घूम जाएगी, तो ये जो CD साइड है ये इस तरफ आ जाएगी और जो AB साइड है ये उस तरफ चली जाएगी ऐसे घूम के, ठीक है। मतलब AB उधर चली गई और CD इधर चली गई। तो जो CD है, CD किसके टच में हो जाएगी, X ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगी, और जो AB साइड है ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, Y ब्रश के, क्योंकि ब्रशेस आपके पास में स्टेशनरी है, ये घूम नहीं रहे। P और Q आपके जो रिंग्स है वो घूम रही है। तो जब ये घूमेगा तो AB के साथ में जो P रिंग है वो भी क्या हो जाएगी, उधर चली जाएगी, और जो Q रिंग है वो इस तरफ आ जाएगी। तो Q रिंग X के साथ में कांटेक्ट में आ जाएगी और P रिंग Y के साथ में कांटेक्ट में आ जाएगी जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तब। और इससे क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, X ये स्टेशनरी है, ये किसको करंट देगा, फिर आपकी इस Q रिंग को करंट देगा, और Q रिंग किससे जुड़ी हुई है, आपकी CD से जुड़ी हुई है, तो करंट फिर CDBA में फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका हाफ रोटेशन के बाद में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट अपने पास में, द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड्स AB एंड CD ऑफ द कॉइल।
जैसे जैसे अपन मतलब अभी क्या हुआ, हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स हुआ तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और वो कैसे, द आर्म ए बी दैट वॉज अर्लियर पुश्ड डाउन नाउ पुश्ड अप। अभी तक क्या हो रहा था, जो आर्म ए बी थी वो क्या नीचे की तरफ पुश हो रही थी, अब ऊपर की तरफ होगी। एंड द आर्म सी डी प्रीवियसली पुश्ड अप इज नाउ पुश्ड डाउन। दिस मेक्स द कोयल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज बाय अनदर हाफ रोटेशन। अभी देखिए यहां पे अपने पास में क्या हो रहा था कि ए बी जो है नीचे की तरफ पुश हो रही थी, जब ए बी इस तरफ चली जाएगी तो ए बी पे क्या होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि सी डी पे क्या हो रहा था, पहले ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था। तो अब सी डी की जगह पे कौन आ गया, ए बी आ गई। ठीक है, अब ए बी आ गई तो ए बी के ऊपर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा डेफिनेटली, और सी डी के ऊपर पहले लग रहा था आपका ऊपर की तरफ फोर्स, अब सी डी इधर आ गई, जो सी डी साइड है वो इस तरफ आ गई, तो जब सी डी इधर आ जाएगी तो इस तरफ पहले कौन था, ए बी था, और ए बी के ऊपर किस तरीके से फोर्स लग रहा था, नीचे की तरफ, तो सी डी के ऊपर भी क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, फिर से इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये फिर हाफ रोटेशन और कंप्लीट कर लेगी। आधा रोटेशन पहले उनका कंप्लीट हो गया और आधा रोटेशन अभी कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से एक मोटर का पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है, मतलब एक बार वो पूरा रोटेट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में पॉइंट नंबर 7, द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इन द कॉइल is repeated at each half rotation due to which the coil continues to rotate as long as the current flows from the battery. It means जब तक अब ये रोटेशन चलता रहेगा, इनके ऊपर फोर्सेस एक्ट करते रहेंगे, तब तक क्या होता रहेगा, इसके अंदर फोर्सेस लगते रहेंगे और ये रोटेट होती रहेगी, और तब तक होगी जब तक आप करंट फ्लो करवाते रहोगे। जैसे करंट बंद करोगे ये थोड़ी देर तक घूमेगी इनर्शिया की वजह से, और उसके बाद में घूमना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सातों पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। आपको इसी तरीके से इनकी वर्किंग लिखनी है, और अगर आप चाहें तो इनको लर्न कर सकते हैं। वैसे काफ़ी इजी है समझना, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, तो एक बार आप कोशिश करिएगा, अदरवाइज आप आपके मन से उसको फ्रेमिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन द कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो अपनी हो गई एक डोमेस्टिक। अब कमर्शियल में क्या यूज होता है, देखिए कमर्शियल में क्या क्या करते हैं। द कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, उसमें ये कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अभी अपन ने यहाँ पे लगाया था परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इस मैग्नेट में अपने पास में एन और एस था इस मोटर के अंदर, एन पोल और एस पोल। अब कमर्शियल मोटर में क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को रखने के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं कि जब तक करंट फ्लो होता है तब तक वो मैग्नेट रहता है, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, ये इसमें मेजर चेंज होता है कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ओके, सेकंड आता है आपका लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्शन वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। मतलब जो करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास में, कॉइल एबीसीडी थी उसमें डायग्राम में अपने पास में, एबीसीडी में अपन क्या करते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगा देते हैं, जो वायर है ना कंडक्टिंग वायर, उसके काफी ज्यादा टर्न लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट अपने पास में अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर एंड कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। मतलब उसके आर्मेचर में अपन क्या करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर को मिक्स कर देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर से उसकी आर्मेचर बनती है, और उसके ऊपर क्या करेंगे, कॉइल को वाउंड कर देंगे। मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोई भी ले सकते हो आप, वहां पे हो सकता है कि एक लोहे का रॉड हो, या आप जो भी मटेरियल यूज कर सकते हो वहां पे सॉफ्ट आयरन का, वो कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कॉइल को वाउंड कर देना है। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन बोलेंगे आर्मेचर। दिस इनहेंस द पावर ऑफ मोटर। ये क्या करेगी, जो मोटर की पावर उसको इनहेंस कर देगी। राइट, तो कमर्शियल मोटर में ये तीन मेजर चेंजेस होते हैं। अगर आप कमर्शियल मोटर आता है तो आप इस तरीके से उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो मोटर की स्पीड है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है वो अपने को बताना है। तो देखिए किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो चीजें बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली जो उसकी स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। देखिए पहला है जैसे कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो आपके पास में कॉइल में टर्न्स हैं अगर वो आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। सेकंड आता है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। मतलब एरिया जो है आपके पास में, छोटा एरिया या बड़ा एरिया, अगर आपने बड़ा एरिया लिया जो उसकी पावर है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उसकी उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी। इसीलिए मोटर छोटी या बड़ी डिपेंड करता है, छोटी मोटर में पावर कम होती है, बड़ी मोटर में ज्यादा होती है कंपेरिजन में। थर्ड होता है इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। अगर करंट इंक्रीज करोगे तब भी जो पावर है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। फोर्थ अपने पास में इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इंक्रीज करोगे तब भी बढ़ेगा। मतलब जिन चीज जो चीजें अपने पास में इसमें इंक्लूड हो रही है उन सारी में अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो जो मोटर की पावर है वो अपने पास में बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहें तो घर पे भी एक मोटर बना सकते हैं, अगर आप कभी बनाना चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके यूजेस क्या क्या है, तो देखिए यूजेस तो काफी ज्यादा है वैसे इसके, बट इसमें जितने हैं अपन वो देख लेते हैं।
जैसे पहला है इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, मतलब आपके जो घर के जो फैंस है ना उनमें यूज होता है, ये आपको पता ही है, फॉर कूलिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है। सेकंड है इट इज यूज्ड इन वाटर पंप्स, वाटर पंप्स मतलब जैसे घर में आपके जो मोटर लगी होगी, जो नीचे का जो टैंक होगा उसमें, उससे ऊपर के जो टैंक है, ऊपर की छत के ऊपर कोई टंकी होगी, उसमें पानी भरने के लिए आप यूज करते होगे मोटर का, या फिर नल वगैरह में कहीं ना कहीं तो आपके पानी में इसका मोटर का यूज होते ही होगा। एज ए वाटर पंप हम इसको यूज करते हैं, मतलब अगर अपने को ऊपर पानी चढ़ाना होता है ना टंकी में, तो अपन क्या करते हैं कि मोटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज होता है। थर्ड पॉइंट अपने पास में, इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जो घूमती है अंदर, अगर आपने कभी देखा हो तो, या फिर नहीं देखा हो तो देखिएगा, जब आपकी मम्मी कपड़े धो रही हो तब उनके पास में जाके देखिएगा कि अंदर से पूरी मूव होती है, वो घूमती है, तो उसके अंदर भी मोटर लगी रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मिक्सर्स, जो आपके घर में मिक्सर होते हैं, किसी भी चीज़ को आपका बहुत बारीक करने में लिए बारीक करने के लिए जो यूज़ होते हैं उनमें भी होता है। रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज होते हैं सारे, उनमें यूज़ होती है। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में भी कूलिंग के लिए यूज़ होती है। रिकॉर्ड प्लेयर्स में भी होती है। तो जो जो चीज़ें मोस्टली मूव करती हैं, मतलब अपनी ही जगह पे रोटेट करती है, उसके अंदर आपकी मोटर लगी रहती है। तो मोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपने डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और अभी जो आने वाले व्हीकल्स हैं इनमें तो सबसे ज़्यादा जो मेन कंपोनेंट है वो आपका मोटर ही है, ठीक है। मोटर ही उसको एक्सल वगैरह को घुमाएगी। तो अगर आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ें तो आप इसमें कुछ नया इन्वेंशन भी कर ही सकते हैं। ऑलराइट, सो ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।